नमस्कार। सोचिए, 19वीं सदी की एक सामाजिक सुधार की किताब और 21वीं सदी के कटिंग एज डीएनए सीक्वेंसिंग में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग यात्रा पर चलेंगे जहां साहित्य, पौराणिक कथाएं और हार्ड साइंस आपस में टकराते हैं। ये सवाल सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना? ज्योतिराव फुले की मशहूर किताब गुलामगिरी 1873 में आई थी। उन्होंने इतिहास की एक ऐसी हिस्टोरिकल थियरी पेश की जो आज लगभग 150 साल बाद आधुनिक जेनेटिक साइंस के फाइंडिंग्स के साथ डायरेक्टली मैच करती हुई दिख रही है। चलिए देखते हैं ये कैसे संभव हुआ। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे। गुलामगिरी का कॉन्टेक्स्ट, पौराणिक कथाओं का खंडन, सत्यशोधक समाज, आर्य प्रवासन सिद्धांत, आधुनिक आनुवंशिकी और आखिर में फूले की स्थायी विरासत। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, गुलामगिरी का बैकग्राउंड और उस वक्त का माहौल। ज्योतिबा फूले ने 1873 में अपना ये मास्टरवर्क पब्लिश किया था और एक बेहद फैसिनेटिंग डिटेल ये है कि उन्होंने अपनी ये किताब अमेरिकन एबोलिशनिस्ट्स को डेडिकेट की थी, यानी उन लोगों को जो उस वक्त अमेरिका में गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेटमेंट था। गुलामगिरी शब्द का मतलब ही है गुलामी या स्लेवरी। ये किताब धोंडीबा नाम के कैरेक्टर के साथ एक डायलॉग यानी संवाद के रूप में लिखी गई थी। इसमें भारत के शूद्रों और अतिशूद्रों की स्ट्रगल्स को अमेरिका के इंस्लेव्ड ब्लैक लोगों के बराबर रखा गया। बेसिक मकसद क्या था? हाशिए पर खड़े इन समुदायों को सदियों की मानसिक गुलामी से आजाद करना। ये एक तरह से नए सामाजिक विमर्श का सीड टेक्स्ट था। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर। पौराणिक कथाओं को कैसे सबवर्ट किया गया और इतिहास को नए सिरे से कैसे लिखा गया। अब यहाँ फूले का अप्रोच बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। एक तरफ ट्रेडिशनल बिलीफ है जो विष्णु के अवतारों को स्ट्रिक्टली दिव्य और पवित्र मानता है, पर फूले ने इन कथाओं को उल्टा करके एक नया ऐतिहासिक नजरिया दिया। उन्होंने इन अवतारों को एक बाहरी इन्वेजन और उसके बाद हुए कब्जे के अलग अलग चरण या स्टेजेस के रूप में फ्रेम किया। इस मेटाफोर को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। फूले का मानना था कि मत्स्य और कछुआ असल में समुद्र से आने वाले आक्रमणकारियों की नावें थीं, यानी बोट्स थीं। फिर आए वामन, जिन्होंने छल कपट से यहाँ के मूल राजा बलि को धोखे से हराया, और परशुराम को उन्होंने एक बेहद क्रूर मिलिट्री नेता के रूप में देखा, जिसने यहाँ के इंडिजिनस लोगों का कई बार ब्रूटली नरसंहार किया। ये मिथोलॉजी का एक पूरा डीकंस्ट्रक्शन था। और देखिए, ये भेदभाव आज भी हमारे आम जनजीवन और त्योहारों में झलकता है। दशहरा के दौरान नोटिस कीजिएगा, एक तरफ जहां ऑर्थोडॉक्स आचरण में आटे से बने राजा बलि की मूर्ति को चुभाकर अपमानित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज खुले दिल से राजा बलि का सम्मान करती हैं। उनकी प्रार्थना होती है, इंदा पीड़ा जाबो अनि बलि चे राज्य ये वो, यानी सभी परेशानियां दूर हों और बलि का न्यायपूर्ण राज्य वापस आए। तीसरा भाग, सत्यशोधक समाज, जहां इन विचारों को जमीन पर उतारा गया। फूले सिर्फ थ्योरी देकर नहीं रुके। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया, जिसके रिफॉर्म स्टेप्स बिल्कुल उनकी किताब जितने ही रैडिकल थे। मूर्ति पूजा छोड़ना, शादियां बिना पुरोहित के करवाना, महिलाओं और निचली जातियों की एजुकेशन पर पूरा फोकस करना और शराब या जुए जैसी चीजों को पूरी तरह त्याग देना। ये ऑन ग्राउंड एक्शन था, सामाजिक शोषण की जड़ें काटने के लिए। चौथा भाग, आर्यन माइग्रेशन थियरी, एक बेहद विवादित और डिबेटेड इतिहास। प्रसिद्ध हिस्टोरियन रोमिला थापर ने 1999 में फूले के बेसिक आर्ग्यूमेंट को 8 लाइन में ब्रिलियंटली समराइज किया था। फूले का दावा था कि भारत की जमीन के असली मालिक यहाँ की निचली जातियां हैं और अपर कास्ट, स्पेशली ब्राह्मण्स, बाहर से आए हुए एलियन इन्वेडर्स हैं, जिन्हें हम आर्यंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस माइग्रेशन थ्योरी पर एकेडमिक सर्कल्स में हमेशा से लंबी बहस और इंटेंसली आलोचना होती रही है। पांचवा भाग, आधुनिक आनुवांशिकी और डीएनए। और यहाँ इस डिबेट में साइंस की एंट्री होती है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 21वीं सेंचुरी में। शुरुआत में जब साइंटिस्ट ने मैटरनल डीएनए यानी माँ की तरफ वाले डीएनए को चेक किया तो बाहरी मिक्सिंग ना के बराबर मिली। लेकिन असली गेम चेंजर डेटा तब सामने आया जब पैटर्नल वाई डीएनए यानी पिता की तरफ वाले डीएनए को डीपली स्टडी किया गया। इसने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया कि ब्रॉन्ज एज के आसपास पॉन्टिक कैस्पियन स्टेप रीजन से एक मैसिव मेल ड्रिवन माइग्रेशन सच में हुआ था। इसका स्केल समझने के लिए एक फैक्ट देखिए, 17.5%। आज के दौर में भारत में ऑलमोस्ट 17.5% पुरुष वंश
सीधा इस R1A हैप्लोग्रुप से आता है। ये फिगर स्पेसिफिकली उसी विशाल स्टेप माइग्रेशन का हार्ड जेनेटिक प्रूफ है। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 2000 ईसा पूर्व जब इंडस वैली सभ्यता गिर रही थी, तभी इन जेनेटिक मार्कर्स का एक्सप्लोजन होता है। उसके हजारों साल बाद 1873 में फुले अपनी किताब गुलामगिरी में प्रिसाइसली आबादी के इस शिफ्ट की हिस्टोरिकल थियोरी देते हैं। और फिर 2009 से 2016 के बीच की मॉडर्न जेनेटिक स्टडीज इस एग्जैक्ट नैरेटिव को डीएनए सीक्वेंसेस के जरिए साइंटिफिकली मैप कर देती हैं। एक सामाजिक किताब और डीएनए डेटा का ये ओवरलैप लिटरली माइंड ब्लोइंग है। छठा और आखिरी भाग, पुले की स्थायी विरासत, जहां मिथक और विज्ञान मिलते हैं। डेविड राइक जैसे टॉप टियर जेनेटिसिस्ट्स आज हार्ड पीयर रिव्यू डेटा के बेसिस पर कंफर्म करते हैं कि लगभग 2000 से 4000 साल पहले इस भूमि पर मैसिव पॉपुलेशन मिक्सिंग हुई थी। ये प्रिसाइजली वही ईरा था जब ऋग्वेदा कंपोज किया जा रहा था। यानी जिन एंशिएंट सोशल शिफ्ट्स और कब्जों की फूले ने तीखी आलोचना की थी, उनके पीछे एक्चुअल में बड़े पैमाने पर हुए डेमोग्राफिक चेंजेस थे। और इसीलिए राइटर टोनी जोसेफ का ये शॉर्ट सा कोट सब कुछ क्लियर कर देता है। वी आर ऑल माइग्रेंट्स, हम सभी प्रवासी हैं। विज्ञान हमें बताता है कि भारत की सभ्यता किसी एक सिंगल सोर्स से नहीं आई है। ये अलग अलग दौर में आने वाले एक्सप्लोरर्स, फार्मर्स और पैस्टोरलिस्ट्स द्वारा बनाई गई एक मल्टी सोर्स सिविलाइजेशन है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे पास सोचने के लिए एक बड़ा सवाल बचता है। अगर आज की मॉडर्न जेनेटिक्स 19वीं सदी की एक सोशल रिफॉर्म किताब में लिखे कोर डेमोग्राफिक शिफ्ट्स को प्रैक्टिकली प्रूव कर सकती है, तो अब सोचकर देखिए, कल की एडवांस्ड साइंस ऐतिहासिक पावर और सोसाइटी के बारे में हमारी एग्जिस्टिंग समझ को आगे और किस तरह रीडिफाइन करेगी। इस रोचक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।